नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं बुकवाणी, जहां किताबें बोलती हैं। हर एपिसोड में हम आपके लिए लाते हैं पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी कहानियों का सार, ताकि हर किताब की सोच आपके दिल तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर की किताबों की दुनिया में। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर और कह सकते हैं कि कुछ हद तक विवादास्पद किताब द 48 लॉज ऑफ पावर की गहराइयों में उतरेंगे। ये किताब उन 48 नियमों की बात करती है जो शक्ति हासिल करने, उसे बनाए रखने और उसके पूरे खेल को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और आज की दुनिया में ये समझना और भी जरूरी हो गया है, मुझे लगता है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि आप ताकत का खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन करें। वो ठीक नहीं माना जाता। आपको निष्पक्ष और सभ्य दिखना होता है। हाँ, एक इमेज बनाए रखनी पड़ती है। बिल्कुल। तो ये किताब सिखाती है कि कैसे विनम्र दिखते हुए चालाक बना जा सकता है। और लोकतांत्रिक दिखते हुए धूर्त। सही। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। पावर का खेल, जैसा कि किताब में बताया गया है, दूसरों पर नियंत्रण से पहले खुद पर नियंत्रण से शुरू होता है। हाँ, ये सबसे पहला कदम है। और कुछ शुरुआती नियम इसी बारे में है कि आप अपनी छवि कैसे बनाते हैं और दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश करते हैं। पहला ही नियम लेते हैं। नियम 1, अपने मालिक से कभी ज्यादा ना चमके। हाँ। इसका सीधा सा मतलब है कि जो आपसे ऊपर हैं उन्हें हमेशा सहज और कह सकते हैं श्रेष्ठ महसूस कराएं। अपने टैलेंट को दिखाने के चक्कर में इतना आगे ना बढ़ जाएं कि उनमें असुरक्षा पैदा हो जाए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसका लक्ष्य चापलूसी नहीं है, ये एक रणनीति है। रणनीति? कैसे? जब आप अपने बॉस को ज्यादा ब्रिलियंट दिखाते हैं तो वो आप पर भरोसा करने लगते हैं, और इसी भरोसे के सहारे आप खुद सत्ता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से पर्दे के पीछे से खेलने जैसा है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और नियम है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। ओ, ये तो मेरा पसंदीदा है। ज्यादा बोलने से आप साधारण और कम नियंत्रण में दिखते हैं। बिल्कुल। शक्तिशाली लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और कभी-कभी डराते भी हैं। वो कैसे? जब आप कम बोलते हैं तो आपकी बातें ज्यादा रहस्यमयी लगती हैं, ज्यादा गहरी लगती हैं, भले ही वो बहुत साधारण हो। लोग सोचते हैं कि इसके पीछे और भी बहुत कुछ है जो कहा नहीं गया। सही। और गलती करने की गुंजाइश भी कम हो जाती है। जितना कम बोलेंगे उतना कम फिसलेंगे। इसी तरह नियम 5 कहता है, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, जान देकर भी इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा ही पावर का आधार है। हाँ, सब कुछ आपकी रेपुटेशन पर टिका है। सिर्फ प्रतिष्ठा के दम पर आप डरा सकते हैं, जीत सकते हैं, और एक बार ये फिसल गई तो आप पर हर तरफ से हमले होंगे। हाँ, इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को अभेद्य बनाएं। और इसका दूसरा पहलू ये है कि दूसरों की प्रतिष्ठा में छेद करके उन्हें नष्ट करना सीखें। ये थोड़ा गहरा हो गया। पावर का खेल गहराई होता है। एक आखिरी नियम इस हिस्से से, नियम 25, खुद को फिर से बनाएं। रिक्रिएट योरसेल्फ। हाँ, ये समाज द्वारा आपको दी गई भूमिका को अस्वीकार करने की बात करता है। सही। अपनी एक नई पहचान बनाएं, एक ऐसी पहचान जो लोगों का ध्यान खींचे और उन्हें कभी बोर ना करे। मतलब अपनी छवि के मालिक खुद बने। दूसरों को ये तय न करने दे कि आप कौन हैं। ठीक है, तो अपनी छवि पर काम हो गया। अब बात करते हैं कि दूसरों के साथ कैसे पेश आना है। और यहाँ पर कुछ नियम थोड़े कठोर लग सकते हैं। हाँ, यहाँ से चीजें थोड़ी मुश्किल होने लगती हैं। जैसे कि नियम 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। दोस्तों पर भरोसा ना करें, ये तो हर सामाजिक रिश्ते के खिलाफ लगता है। सुनने में तो लगता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। दोस्त आसानी से ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या? हाँ, खासकर जब आप सफल होने लगते हैं, और वो आपको धोखा भी दे सकते हैं क्योंकि वो आपकी कमजोरियां जानते हैं। लेकिन दुश्मन, उसमें कैसे भरोसा करें? तर्क ये है कि एक पुराना दुश्मन ज्यादा वफादार साबित हो सकता है क्योंकि उसे खुद को साबित करना होता है। अच्छा, क्योंकि वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। बिल्कुल। जबकि दोस्त को लगता है कि दोस्ती ही काफी है। तो अगर आपके दुश्मन नहीं है तो उन्हें बनाने का तरीका खोजे। वाह, ये तो सच में बहुत अलग सोच है। हाँ। इसी से जुड़ा है नियम 7, दूसरों से काम करवाएं लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लें। ये तो कॉर्पोरेट दुनिया में हर रोज होता है। मतलब दूसरों के ज्ञान और मेहनत का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। हाँ, इससे न केवल आपका कीमती समय और ऊर्जा बचती है, बल्कि आपको एक कुशल और तेज व्यक्ति होने की छवि भी मिलती है। और अंत में क्या होता है, मदद करने वाले भूल जाते हैं और आपको याद रखा जाता है। ये सुनने में बहुत अनैतिक लगता है। पर किताब का कहना है कि पावर का खेल नैतिकता का खेल नहीं है। ठीक है, एक और नियम, नियम 9,
बहस से नहीं, अपने कामों से जीतें। ये मुझे बहुत शक्तिशाली विचार लगा। ये सच में बहुत शक्तिशाली है। बहस में मिली जीत अक्सर कड़वाहट छोड़ जाती है ना? बिल्कुल। आप किसी को बहस में हरा सकते हैं, लेकिन उसका मन नहीं बदल सकता, बल्कि वो आपसे और चिढ़ जाएगा। किसी की राय को क्षण भर के लिए बदलने से ज्यादा शक्तिशाली है कि आप अपने कामों से उन्हें अपनी बात मानने पर मजबूर करें। दिखाएं, बताएं नहीं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल। और एक आखिरी नियम इस सेक्शन से, नियम 13, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ की दुआई दें। हाँ, उनके सेल्फ इंटरेस्ट की। यानी ये मत याद दिलाएं कि आपने कभी उनकी मदद की थी, या दोस्ती का वास्ता न दें। बल्कि ये बताएं कि आपकी मदद करने में उनका अपना क्या फायदा है। सही। लोग अपने फायदे के लिए उत्साह से प्रतिक्रिया देंगे। दया या कृतज्ञता पर निर्भर रहना एक बहुत ही कमजोर रणनीति है। ठीक है, तो यहाँ से चीजें और भी गहरी और रणनीतिक हो जाती हैं। अब बात करते हैं शुद्ध रणनीति की। हाँ, अब हम खेल के असली मैदान में उतर रहे हैं। नियम 3, अपने इरादे छुपाएं। लोगों को अंधेरे में रखने से क्या हासिल होगा? अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हैं, तो वे आपके खिलाफ कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से उन्हें भ्रम में रखना। हाँ, उन्हें गलत रास्ते पर तब तक ले जाएं जब तक बहुत देर न हो जाए। अगला नियम, नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। ये तो बहुत आक्रामक लगता है। भाषा आक्रामक है, पर इसके पीछे का तर्क बहुत ठंडा और साफ है। क्या तर्क है? तर्क ये है कि अगर एक भी चिंगारी बची रह गई तो आग फिर से भड़क सकती है। मतलब आधा अधूरा काम करने से ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि दुश्मन ठीक होकर बदला लेने के लिए वापस आएगा और इस बार वो ज्यादा तैयार होगा। बात तो सही है। इसलिए या तो पूरी तरह खत्म करो या फिर शुरू ही मत करो। ठीक है। नियम 17, अनिश्चितता का माहौल बनाए। बी अनप्रिडिक्टेबल। हाँ, प्रिडिक्टेबल न होना एक हथियार कैसे हो सकता है? देखिए, इंसान आदतों के गुलाम होते हैं। आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी उन्हें एक तरह का कंट्रोल देती है। उन्हें पता होता है कि आप क्या करेंगे। और जब आप जानबूझकर अप्रत्याशित व्यवहार करते हैं तो वे संतुलन खो देते हैं। वे आपकी अगली चाल को समझने में ही अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। और तब आप अपनी चाल चल सकते हैं। बिल्कुल। आखिरी नियम इस हिस्से से, नियम 35, समय की कला में महारत हासिल करें। द आर्ट ऑफ टाइमिंग। कभी भी जल्दबाजी में ना दिखें। क्योंकि जल्दबाजी आपके आत्मनियंत्रण की कमी को दर्शाती है। हाँ, जैसे आप घबराए हुए हैं। सही। धैर्यवान दिखें, ऐसे जैसे कि आप जानते हैं कि सब कुछ अंततः आपके पास आएगा ही। और सही समय का इंतजार करें। और जब समय अनुकूल हो तो पूरी ताकत से हमला करें। तो इन सभी नियमों का क्या मतलब है? क्या ये किताब हमें एक बुरा, जोड़ तोड़ करने वाला इंसान बनने के लिए कह रही है? ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि अब तक सुनकर तो यही लग रहा है। हाँ, और बहुत से लोग इस किताब को इसी तरह देखते हैं। लेकिन इन नियमों को सिर्फ हमला करने के औजार के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो फिर कैसे देखें? ये बचाव के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। ये कवच की तरह है। मतलब? जब आप समझते हैं कि शक्ति का खेल कैसे खेला जाता है, तो आप दूसरों को खुद पर ये चालें चलने से रोक सकते हैं। आप पहचान सकते हैं कि कौन आपके साथ क्या खेल खेल रहा है। बिल्कुल। तो चलिए कुछ रक्षात्मक नियमों की बात करते हैं। जैसे नियम 19, जाने कि आप किससे निपट रहे हैं। हाँ, अपने विरोधी को सावधानी से चुनें। क्यों? क्योंकि दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं। अगर आपने गलत व्यक्ति को धोखा दिया, तो हो सकता है वो अपनी बाकी की जिंदगी आपसे बदला लेने में लगा दे। तो हर कोई एक जैसा नहीं होता। नहीं, कुछ लोग बहुत खतरनाक हो सकते हैं, तो किसी को भी हल्के में ना लें। एक और नियम, नियम 38, सोचें अपनी तरह पर व्यवहार दूसरों की तरह करें। ये आज की दुनिया के लिए बहुत प्रासंगिक है। अपने अलग विचारों का दिखावा करने से बचना। बिल्कुल। अगर आप हर समय अपनी मौलिकता का ढिंढोरा पीटते रहेंगे, तो लोग आपको अहंकारी समझेंगे। और उन्हें आपसे खतरा महसूस होगा। हाँ, और फिर वो आपको सजा देने का कोई तरीका खोज लेंगे। ज्यादा सुरक्षित यही है कि आम लोगों में घुल-मिल कर रहा जाए। और अंत में शायद सबसे गहरा नियम, नियम 48, कोई एक रूप धारण ना करें। बी फॉर्मलेस। यानी पानी की तरह बने। हाँ, जब आपका कोई निश्चित आकार या योजना होती है, तो दुश्मन आप पर आसानी से हमला कर सकता है। उसे पता होता है कि कहाँ वार करना है। सही। लेकिन अगर आप पानी की तरह हैं, गतिशील हैं, बदलते रहते हैं, तो आप पर हमला करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि आप किसी एक जगह टिकते ही नहीं। बिल्कुल। इसका मतलब है स्वीकार करें कि कुछ भी निश्चित नहीं है और कोई भी नियम हमेशा के लिए नहीं है। तो अगर हम इसे समेटें, तो द 48 लॉज ऑफ पावर हमें सिखाती है
कि शक्ति सिर्फ दूसरों पर हावी होने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खुद को नियंत्रित करने, अपनी छवि बनाने, मानव मनोविज्ञान को समझने और सही समय पर सही रणनीति अपनाने का एक जटिल खेल है। इन नियमों को एक टूलकिट की तरह देखना चाहिए। एक टूलकिट। हाँ, जरूरी नहीं कि आप हर नियम का, हर औजार का इस्तेमाल करें। कुछ आपको शायद पसंद भी ना आए, लेकिन इन्हें जानने से आपको दुनिया में शक्ति की गतिशीलता को एक अलग और ज्यादा स्पष्ट नजरिए से देखने में मदद मिलेगी। ये आपको न केवल आगे बढ़ने में बल्कि खुद को बचाने में भी मदद करता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की इस डिजिटल और पारदर्शी दुनिया में, जहां हर एक्शन और हर शब्द रिकॉर्ड हो सकता है, जहां हर चीज पब्लिक है, क्या शक्ति के ये सदियों पुराने नियम उतने ही प्रभावी हैं? या अब इनका इस्तेमाल नए और ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा खतरनाक तरीकों से किया जा रहा है? अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे। बुक बानी, जहां हर किताब बोलती है।